अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं अली रहमान खालिद और मेरे साथ जो मेहमान आज मौजूद हैं वो एक क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हैं और इसके साथ साथ स्पीच थेरेपिस्ट हैं। हम इनसे जानेंगे कि डिलेड स्पीच की जो एक प्रॉब्लम बच्चों को फेस करनी पड़ती है उसकी क्या वजूहात हैं। वैसे तो इसकी बहुत सारी वजूहात हैं, लेकिन ख़ास तौर पे ड्यूरिंग प्रेगनेंसी किन चीज़ों का ख्याल अगर ना रखा जाए तो डिलेड स्पीच यानी बोलने में रुकनत जो बच्चों में एक बीमारी आ जाती है उसकी वजह क्या होती है। अस्सलाम वालेकुम मिस फ़तिहा अशरफ साहिबा, आप कैसी हैं? ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक ठाक हूँ। मैम पहले तो बहुत शुक्रिया कि आपने हमारे लिए टाइम निकाला। मुझे ये बताइएगा कि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी कौन से ऐसे काम हैं जिनका ख़वातीन ख्याल नहीं रखती जिसकी वजह से उनके बच्चों में या जो न्यू बॉर्न बेबीज़ होते हैं उनमें डिलेड स्पीच का इशू आता है? अगर तो मदर जो है वो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेती है किसी भी वजह से, अगर उसके किसी की बिलोव वन की डेथ हो गई है या बहुत ज़्यादा अल्कोहल यूज़ कर रही है, सिगरेट यूज़ कर रही है, तो इसकी कंडीशन की जो इफेक्ट है वो बेबी पर पड़ता है। ठीक है, और बेबी की जो है वो ब्रेन की ग्रोथ नहीं हो पाती और वो डिलेड स्पीच में चला जाता है। मतलब किसी भी स्पेशल एजुकेशन चाइल्ड में आ जाता है जिसमें जो है वो डाउन सिंड्रोम भी आ जाता है, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी के डिसऑर्डर्स भी आ जाते हैं। हमारे मुआशरे में अगर देखा जाए तो बहुत बड़ा अलमिया है कि ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी जो है वो नहीं इतना बॉदर करते। ठीक है, प्रेगनेंसी के बाद जब बेबी आ जाता है तब तो उसकी केयर करते हैं, लेकिन ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी को इतना नहीं करते। हालांकि इशू जो है वो वहीं से स्टार्ट होता है। अगर उस इशू को ओवरकम कर लिया जाए तो शायद बाद वाले इशू जो हैं वो इतने मैटर नहीं करते। ठीक है, उस इशू में जो है वो मदर को बहुत ज़्यादा केयर की ज़रूरत होती है। अगर वो अपनी डाइट का ख्याल रखती है तो उसकी मेंटल हेल्थ जो है वो सबसे पहले आती है। ठीक है, उसे किसी भी किस्म की ओवर स्ट्रेस नहीं लेनी। अगर कोई स्ट्रेस लेवल इशू है, कुछ भी है, तो वो डिस्कस करे। ठीक है, अगर उसका स्ट्रेस जो है वो ज़्यादा बढ़ता जाए, वो डिप्रेशन या किसी और एंजाइटी के इशू में है, अगर उसका बीपी हाई हो रहा है तो इसका डायरेक्ट जो है अटैक बेबी पर आता है। ठीक है, और बेबी जो है वो फर्दर उसको डिसेबिलिटीज़ में आ जाता है। तो ये डिसेबिलिटीज़ अगर बाय बर्थ हो जाएं तो इनको ओवरकम करना बहुत मुश्किल होता है। अगर बच्चा बाय बर्थ डाउन सिंड्रोम में या किसी और इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी में आ जाए तो उसको ओवरकम करना टफ होता है। जबकि अगर डिले स्पीच में आ जाए, डिले स्पीच को तो हम बाय दी एज ओवरकम कर सकते हैं, लेकिन इन इश्यूज़ को ओवरकम करना थोड़ा टफ होता है। मैम एक माँ की सेहत यानी कि जिसने वो बच्चा पैदा करना है उसकी सेहत का ख्याल रखना और उसको स्ट्रेस से बचाने के लिए फैमिली का कितना रोल है, और फिर क्या उसे कोई साइकोलॉजिस्ट के पास जाना चाहिए, विजिट करना चाहिए, इसमें आपकी क्या राय है? बिल्कुल, फैमिली को सबसे पहले जो है वो साइको एजुकेट करना ज़रूरी है। पाकिस्तान में देखा जाए तो ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी, जैसे मैंने पहले भी कहा है कि मदर की सेहत को इतना बॉदर नहीं करते, उसे हर किस्म के स्ट्रेस देते हैं जो कि बेजा गलत है। अगर हम ब्रिटिश या दूसरी कंट्रीज़ की बात करें, वहाँ जो है वो मदर का बहुत ज़्यादा ख्याल रखते हैं। ठीक है, वो 9 माह जो है वो एक प्लान करते हैं कि बेबी को जो है वो किसी भी किस्म की कोई स्ट्रेस ना हो। लेकिन पाकिस्तान में जो है वो इस किस्म का नहीं है। और फिर अगर कोई बात हो जाए, अगर वो कोई बात परेशान है तो वो, और सबसे पहले जैसे आपने बात की कि साइकोलॉजिस्ट के पास जाना, तो वो तो फिर वैसे नहीं जाएंगे। लो इस एज में होता है, अगर टेंशन हो रही है, मूड स्विंग्स हो रहे हैं, मूड फेजेस हो रहे हैं तो चलता है। लेकिन चीज़ों को शेयर करना चाहिए, एक्सपर्टीज़ के पास जाना चाहिए। आई नो साइकोलॉजिस्ट जो हैं वो आपकी ज़िंदगी में मौजूद मुश्किलात को कम तो नहीं कर सकते, लेकिन आपकी डिसीजन मेकिंग पावर, आपके जो इश्यूज़ हैं उनको ओवरकम करने में आपकी मदद कर सकते हैं। और उनमें एक जो इशू है वो प्रेगनेंसी का इशू है। ठीक है, अगर किसी को किसी भी किस्म की कोई स्ट्रेस हो रही है तो इस इशू को वो बेहतर तरीके से जो है वो ओवरकम कर सकते हैं। तो हमेशा अपने एक्सपर्टीज से मशवरा करें, गाइडलाइन लें। मैम मुझे ये बताइएगा कि अगर हम रिसर्च करें तो हमें ये पता चलता है कि पिछले कुछ अरसे में ये जो डिलेड स्पीच वाला इशू है या स्टैमरिंग का भी जो इशू है वो ज़्यादा हो गया है। तो आपके ख्याल में इसकी क्या वजह है? और ये दोनों एक ही चीज़ें हैं, डिलेड स्पीच और स्टैमरिंग यानी बोलने में हकलाना जो बाद में आ जाती है जब थोड़ा सा बच्चा बोलना शुरू करता है, उसके पीछे भी यही वजूहात होती हैं या उसकी डिफरेंट रीजंस हैं? असल में डिले स्पीच का इशू जो है वो आजकल वाकई ही बहुत ज़्यादा बढ़ गया। उसकी कहीं ना कहीं वजह मोबाइल फ़ोन का हद से ज़्यादा इस्तेमाल है। अगर पहले हम कंपेयर करें तो बच्चे जो हैं वो इतना मोबाइल फ़ोन नहीं देखते थे। अब एक बच्चा है वो दिन के 8 से 10 घंटे तक अपना टाइम जो है वो मोबाइल फ़ोन के साथ स्पेंड कर रहा है, तो उसने मदर या फादर के साथ क्या बात करनी? अगर मदर या फादर दोनों वर्किंग हैं तो बच्चे में कम्युनिकेशन गैप आ जाता है। और कुछ हमारा फैमिली सिस्टम, पहले फैमिली सिस्टम जॉइंट फैमिली सिस्टम होता था, अब जो है वो सिंगल पेरेंट्स हैं, तो इस वजह से भी जो है वो बच्चे में कम्युनिकेशन गैप आ गया है। बच्चे जो है वो प्ले थेरेपी नहीं करते, सारा सारा दिन बस मोबाइल में। इसके अलावा डिले स्पीच के अलावा बच्चों के बिहेवियर में बहुत से इश्यूज आते हैं। वो गेम्स देखते हैं, कार्टून्स देखते हैं, जिनकी वजह से उनके बिहेवियर में एग्रेशन आ जाता है, वो रूड्स हो जाते हैं। तो इन इशू को कम करने के लिए सबसे पहले बच्चों को मोबाइल फ़ोन कम करना ज़रूरी है। इसके अलावा अगर मोबाइल फ़ोन की बजाय उनको प्ले थेरेपी करवाएं, उनके साथ खेलें,
ठीक है। और दूसरी बात है स्टैमरिंग की, वो जो है किसी एंजाइटी की वजह से भी हो जाता है, वो बाय बर्थ नहीं होता, ठीक है। लेकिन डिले स्पीच के इश्यूज जो हैं वो अक्सर बाय बर्थ होते हैं। अगर आपका बच्चा 4 साल की उम्र तक सही नहीं बोलता तो उसका मतलब ये है कि वो डिले स्पीच में आ जाता है। सबसे बड़ी बात आती है एक्सेप्टेंस की। हमारी सोसाइटी में इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं किया जाता, ठीक है। लोगों का अवेयरनेस ही नहीं है। वो यही कहते हैं कि इसके फादर भी लेट बोले थे, ये भी लेट बोलेगा, इसकी मदर भी थी इस तरह, खुद ब खुद बोलना शुरू कर देगा। जब बच्चे की एज जो है वो ज़्यादा हो जाती है तो वो किसी थेरेपिस्ट के पास जाते हैं और फिर उन्हें ट्रीटमेंट के लिए भी रातों रात प्लान चाहिए होता है कि बिल्कुल ठीक हो जाए। और स्टैमरिंग जो है वो एंजाइटी की वजह से होता है। अगर आपने किसी किस्म की थोड़ी स्ट्रेस ले ली है, एंजाइटी ले ली है, उस वजह से भी हो सकता है। एक इंडिया के एक्टर हैं ऋतिक रोशन, वो भी स्टैमरिंग के पेशेंट है, लेकिन उनके बात करने के स्टाइल से लगता ही नहीं है कि उनको ये होगा जी। तो ये चीज़ें ही ओवरकम हो जाती हैं। लेकिन डिले स्पीच का जो इशू है उसमें जो है वो फैमिली को साइको एजुकेट करना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अगर मदर जो है वो थेरेपिस्ट के पास भी जाती है, लेकिन फ़र्स्ट ऑफ ऑल उसका हैंड है कि उसने बच्चों को किस तरह ठीक करना है। अच्छा मैम, पेरेंट्स बच्चों को जब इग्नोर करते हैं, अगर वो प्रोफेशनली कहीं पे बिजी हैं, तो वो रिलेटिव्स के हवाले कर देते हैं कि आप इन्हें देखें, और रिलेटिव्स तो उनको और ज़्यादा इग्नोर करते हैं, उनकी बात नहीं सुनते, उनको डांटते हैं। उनको तो इतनी परवाह नहीं होती जिस तरह पेरेंट्स उनकी केयर कर सकते हैं बच्चों की। तो यहाँ पे आप पेरेंट्स को क्या कहेंगी जो उनको रिलेटिव्स के हवाले कर देते हैं या किसी भी और बंदे के हवाले कर देते हैं कि हम तो बिजी हैं, आप इनका ख्याल रखें? ये बात बिल्कुल गलत है। हमारे इस्लाम मज़हब में भी है, माँ की गोद जो है वो बच्चे की पहली दरसगाह है, ठीक है। जो दर्स इस चीज़ से सीखता है वो किसी और चीज़ से कैसे सीख सकता है, ठीक है। पहले था बच्चों को जो था वो 5 ईयर या 6 ईयर की एज में स्कूल भेजा जाता था। अब बच्चों को 3 साल के हो गए और स्कूल में फेंक दिया। अगर मदर वर्किंग नहीं भी है फिर भी वो बच्चों को मोबाइल फ़ोन देती है। मोबाइल फ़ोन नहीं अवेलेबल तो कार्टून्स पे, ठीक है। तो इसकी वजह क्या है? अपनी जान छुड़वाने के लिए, अपनी इजीनेस के लिए, ठीक है। और बाद में क्या इशू आता है कि बच्चे डिले स्पीच में आ गए, ठीक है। तो मैं यही मतलब सुजेस्ट करूँगी कि बच्चों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा आप टाइम स्पेंड करें, उन्हें प्ले थेरेपी की तरफ लेके आए, उन्हें फ्लैश कार्ड की मदद से उन्हें मोबाइल फ़ोन से उनकी जान छुड़वाएं। उसके अल्टरनेटिव बहुत सी चीज़ें हैं, वो यूज़ करें, ठीक है। मोबाइल फ़ोन अगर आप उन्हें देंगे तो ये तो बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि ये सिर्फ एक रिस्पेक्टिव डिवाइस है। बच्चा इसे सुन तो रहा है लेकिन अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर रहा। और कुछ पेरेंट्स जो होते हैं वो बच्चों को इतना ज़्यादा पैम्परिंग कर देते हैं कि उनको बोलने से पहले उनकी चीज़ हाजिर कर देते हैं। कुछ भी बच्चे नहीं बोला तो हाजिर कर दिया। तो अगर आप कह रहे हैं कि रिलेटिव वगैरह, तो वो तो उनकी बिल्कुल भी नहीं करेंगे, क्योंकि जो एक माँ कर सकती है वो कोई भी नहीं कर सकता। मैम, अगर हम बच्चे की पैदाइश की बात करें तो उस वक्त 2 प्रोसीजर्स होते हैं, या तो नॉर्मल डिलीवरी होती है या सी सेक्शन होता है, वो एक ऑपरेशन होता है। तो मुझे ये बताइएगा कि इसका भी कोई रोल होता है, इफ़ेक्ट होता है डिलेड स्पीच वाले बच्चों में, कि अगर नॉर्मल डिलीवरी हुई है तो उसमें ये चांसेस कम होते हैं और जिनका सी सेक्शन हुआ तो उनमें ज़्यादा होता है? क्या इसकी भी कोई हकीकत है? सी सेक्शन और अगर नॉर्मल की बात करें, नॉर्मल में बाजू का जो है वो डॉक्टर्स जो हैं वो टाइम का वेट करते हैं कि लेबर पेन स्टार्ट हो फिर डिलीवरी होगी। तो इस तरह के इश्यूज़ की वजह से बच्चे जो हैं वो अक्सर इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी का हो जाता है, उनका IQ कम हो जाता है या पैदाइशी तौर पर डाउन सिंड्रोम में आ जाते हैं, ठीक है। ये अक्सर जो है वो नॉर्मल डिलीवरीज में इसके चांसेस ज़्यादा होते हैं। अगर सी सेक्शन की बात करें तो सी सेक्शन में होने के बाद अगर बेबी जो है वो रो नहीं रहा तो उसका मतलब ये उसकी ब्रेन की ग्रोथ नहीं हुई, ठीक है। अब जब कोई बच्चा हमारे पास आता है तो उसकी फुल इन्फॉर्मेशन ली जाती है कि प्रेगनेंसी के दौरान मदर का बीपी तो नहीं शूट किया, डिलीवरी के दौरान उसका बीपी तो नहीं शूट किया, किसी किस्म की कोई स्ट्रेस तो नहीं ली, मदर ने अल्कोहल यूज़ तो नहीं कर रही थी, सिगरेट या कोई नींद स्लीपिंग पिल्स वगैरह। ये सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसके बाद जो है वो बच्चे को जो है वो डायग्नोज किया जाता है कि उसका लेवल कौन सा है। तो प्रेगनेंसी से लेकर बिफोर बर्थ तक ये जितना भी मरहला है ना, ये प्रोसेस बहुत इंपॉर्टेंट है और इसमें मदर को फुली केयर की ज़रूरत होती है। अच्छा मैम, मुझे ये बताइएगा, अभी हमने रीजंस पे, लॉजिक्स पे, फैक्ट्स पे बात की, अब मुझे ये बताइएगा कि इसको ओवरकम कैसे किया जा सकता है? अब एक बच्चा पैदा हो गया है और उसको ये डिलेड स्पीच का इशू है, अब इसके बाद वो इसको कैसे ओवरकम कर सकता है? अब सबसे बड़ी बात तो जो है वो पाकिस्तान की बात करूं तो वहाँ पे लोगों को इतनी अवेयरनेस नहीं है, ठीक है। वो कहते हैं कि स्पीच के क्या इश्यूज़ हैं, कुछ भी नहीं है, तंदवा होगा कटवा दो, खुद ब खुद बोलने लग जाएगा। अगर वो स्पीच थेरेपिस्ट के पास जाते भी हैं तो यही कहते हैं कि बस मेडिसिन दें, ठीक है। अब हर चीज़ के लिए मेडिसिन नहीं होती, ठीक है। अगर हम इस इशू को ओवरकम करना चाहते हैं तो इसका यही है कि थेरेपीज़ करवाएं। अगर आप बच्चा है, अगर वो 1 साल का हो गया है तो उसके साथ बातें स्टार्ट करें, उसको डिफरेंट एक्टिविटीज़ में लगाएं, ठीक है। अगर आप वर्किंग भी हैं, ठीक है, तो बाकी का टाइम जो है वो अपने बच्चों के साथ स्पेंड करें, ठीक है। मोबाइल फ़ोन या इस तरह की चीज़ें उन्हें ना दें,
ताकि उनका स्क्रीन टाइम कम से कम हो, वो आपके साथ खेलें, आपको उनका पता लगे उनकी पर्सनैलिटी कैसी है, उन पर डिफरेंट एप्टीट्यूड टेस्ट अप्लाई करें, तो इस चीज़ को जो है वो ओवरकम किया जा सकता है। इसके अलावा हमारा फैमिली सिस्टम है वो भी चेंज हो गया। पहले था कि दादा दादी का माहौल था, उससे भी बच्चों की पर्सनैलिटी पे काफ़ी इफेक्ट पड़ते थे, और तब जो स्पीच के इश्यूज़ थे वो भी कम थे। लेकिन अब जो हैं स्पीच के इश्यूज़ जो हैं वो इसलिए भी ज़्यादा हैं कि हम लोगों का जॉइंट फैमिली सिस्टम ख़त्म हो गया, ठीक है। और मदर और फादर जो हैं वो खुद भी मतलब जॉब से आते हैं, थके होते हैं, वो कितना टाइम दे बच्चों को। मैम, ये डिलेड स्पीच के रेलेवेंट कौन कौन सी थेरेपीज़ हैं जो बहुत इफ़ेक्टिव है? इसमें जो है सबसे पहले बच्चे की वैरी करती है कि बच्चा किस कैटेगरी में फॉल कर रहा है, माइल्ड में है, मॉडरेट है या स्पेयर है, और अगर बच्चा जो है वो कौन से वर्ड बोलता है क्लियर, ठीक है। अगर एक बच्चा है वो सिर्फ पापा बोलता है तो वो पापा जो है वो क्लियर बोलता है, या अगर उसने मामा बोला है तो क्लियर बोलता है, सबको समझ आ रही है, सिर्फ उसकी माँ को समझ आ रही है, ठीक है। अगर तो उसकी माँ को समझ आ रही है तो उसका मतलब है उसके साउंड में प्रॉब्लम है। इसमें डिफरेंट कैटेगरीज आ जाती है, आर्टिकुलेशन एरर आ जाता है जिसमें साउंड में प्रॉब्लम होती है। तो कुछ के जो बच्चों के होते हैं वो नसल्स में भी प्रॉब्लम होते हैं, तो उनका ऑपरेशन वगैरह भी करवाना पड़ता है। लेकिन असल जो प्रॉब्लम आता है डिले स्पीच में वो साउंड में होता है कि बच्चे साउंड ही नहीं प्रोनाउंस कर पाते। और कुछ बच्चे तो ऐसे होते हैं उन्हें चीज़ों की नहीं पहचान होती कि दुपट्टा कहाँ है, टेबल कहाँ है, क्योंकि उन्होंने अपनी सारी दुनिया जो है वो मोबाइल फ़ोन में बनाई होती है कि मोबाइल फ़ोन है, यही दुनिया है और यहीं रहना है, यहीं से सब कुछ मिलना है, और वो मदर और फादर से नहीं करते। और कुछ मदर इस तरह पैम्परिंग होती हैं, अगर उन्हें कुछ भी मांगा है तो वो बच्चे के बोलने से पहले उन्हें हाजिर कर देती हैं, जो कि कतई गलत बात है। बच्चे को बुलाएं, बोलने दें। अगर बच्चा कोई चीज़ मांग रहा है, आपके पास उस टाइम चीज़ अवेलेबल भी है, फिर भी उसको उसके अल्टरनेटिव चीज़ें दें कि नहीं अभी तुम एप्पल खाओ, बाद में तुम्हें बनाना मिलेगा, ठीक है, ताकि बच्चे के बिहेवियर का पता लगे वो किस में है, ठीक है। और आजकल आपने देखे या कार्टून्स, गेम, ये तो वाकई फजूल है, इससे बच्चे में बहुत ज़्यादा एग्रेशन बढ़ रहा है जो उसकी मेंटल हेल्थ को अफेक्ट करता है। तो मैम बेसिकली थेरेपी यही है कि उसको बोलने दें और बोलने का मौका दें, उन्हें एक्सप्रेस करने दें अपनी फीलिंग्स को। हम लोग क्या होता है कि अगर बच्चा कोई काम कर रहा है तो मदर्स का ये हो रहा है, गंद डल रहा है, ये ना करो, यहाँ ना जाओ, वो ना करो, कि रोक टोक बहुत करते हैं, ठीक है। अगर आप बच्चों को इस तरह रोक टोक करेंगे तो वो अपनी बात को किस तरह बयान कर पाएंगे, ठीक है। बच्चों को एक्सप्रेस करने दें, बोलने दें, उनके साथ डिफरेंट गेम्स खेलें ताकि आपको पता लगे कि बच्चे की पर्सनैलिटी कैसी है, उसका इंटरेस्ट किस चीज़ में है। बहुत बहुत शुक्रिया फ़तिहा अशरफ साहिबा आपकी तशरीफ़ आवरी का। नाज़रीन, मुझे उम्मीद है कि जो लोग इस टॉपिक के बारे में जानना चाहते हैं कि डिलेड स्पीच का इशू क्यों होता है, और ख़ास तौर पे वो मदर्स जो जिनका बेबी होने वाला है या चांसेस हैं, उनको कम से कम इस चीज़ का इल्म होना बहुत ज़रूरी है कि वो किस किस तरह से कुछ हेल्दी मेजर्स ले सकती हैं जिससे आने वाला वक्त उनका आसान और बेहतर हो जाए। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।